आज का हमारा टॉपिक है समन्वित कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करते हुए कीट नियंत्रण की कृषक, यांत्रिक, भौतिक व जैविक विधियों का समावेश कर कीट नियंत्रण करना समन्वित कीट प्रबंधन कहलाता है। आईपीएम पर्यावरण के प्रति सुरक्षित है एवं इस विधि में कीटों का पूर्ण नियंत्रण न करके कीटों की संख्या को फसलों के आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखते हैं। इसे कीटों का आर्थिक दहलीज नियंत्रण नगर कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। इसे कीटों का नियंत्रण न कहकर क्या कहते हैं, कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर ELT कीटों का वह घनत्व जिस पर आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से पहले कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, वे आर्थिक दहलीज स्तर कहलाता है। इस स्तर पर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, इसलिए इस स्तर को कार्रवाई दहलीज स्तर भी कहते हैं। प्रमुख फसलों के कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर फसल है कपास, कीट है लीफ होपर और आर्थिक दहलीज स्तर है 1 से 2 लीफ होपर प्रति लीफ। तो कपास और कीट है लीफ होपर और इसका आर्थिक दहलीज स्तर है 1 से 2 लीफ होपर प्रति लीफ। अगला है कपास और इसका कीट है सफ़ेद मक्खी और इसका आर्थिक दहलीज स्तर है 5 से 10 वयस्क प्रति पत्ती या 20 निम्फ प्रति पत्ती। अगला है कपास और इसका कीट है बोलवर्म या डोडे की लट्टें और इसका आर्थिक दहलीज स्तर है 5 से 10% डोडों की क्षति। कीटों का आर्थिक क्षति स्तर कीटों का वह घनत्व जो फसलों के आर्थिक नुकसान करने के लिए पर्याप्त है, आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। इस स्तर को नुकसान दहलीज स्तर भी कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है समन्वित कीट प्रबंधन की विधियाँ। अगले पहली विधि है कृषक विधि या कल्चरल मेथड। यह सबसे सस्ती, इको फ्रेंडली व कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेत पर अपनाई जाने वाली विधि है, इसलिए इसे समन्वित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इस विधि को काम में लेते हैं। इसमें निम्न विधियाँ सम्मिलित है, जैसे फसल चक्र अपनाना, गर्मियों में गहरी जुताई करना, खेत की सफाई करना, समय पर बुआई करना, फांस फसलें उगाना, कटिंग छटिंग करना व रोधी किस्मों को उगाना। अगला पॉइंट है फांस फसलें, ट्रैप क्रॉप। ऐसी फसलें कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है तथा कीटों से रक्षा के लिए मुख्य फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है। तो फांस फसलें मुख्य फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है जो कीटों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। फांस फसल है भारतीय सरसों, मुख्य फसल है पत्ता गोभी और कीट है DBM। अगली फांस फसल है अरंडी, मुख्य फसल है सोयाबीन और कीट है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। और अगली फांस फसल है भिंडी, मुख्य फसल है कपास और कीट है डोडे की लट्टें। पहली हो गई कृषक विधि। दूसरी है यांत्रिक विधियाँ। इस विधि में यंत्रों की सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं। इसमें निम्न विधियाँ सम्मिलित है, जैसे खेत के चारों ओर खाई खोदना, कातरा के लिए और ट्रैप यंत्रों का प्रयोग करना, पौधे के तने को पॉलीथीन की शीट व ग्रीस की पट्टी से बांधना, मैंगो मिलीबग के लिए फलों को ढकना या बांधना, पपीता या अनार के कीटों के लिए। तीसरी है भौतिक विधियाँ। इस विधि में वातावरणीय आर्द्रता का नियमन करते हैं एवं गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न विधियाँ सम्मिलित है, जैसे फ्लेम थ्रोवर, टीडी के लिए नमी नियमन करके अनाजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। तो अनाजों का भंडारण कितने % पर किया जाता है, तो 10 से 12% नमी पर। चौथी है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जीवों द्वारा जैसे परभक्षी एवं परिजीवी कीटों एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण या पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। जैविक नियंत्रण शब्द HS स्मिथ ने 1919 में दिया। अगला है इसमें जैविक नियंत्रण में पहला है परभक्षी या प्रेडेटर कीट। ऐसे कीट फसलों के नासी कीटों से बड़े आकार के होते हैं तथा मुक्त जीवी होते हैं, जो वैक्स बनने से पहले फसलों के नासी कीटों का भक्षण करते रहते हैं। जैसे सरसों एवं मसालों का प्रमुख कीट है एफिड, जिसे मोइला या चैंपा कहते हैं, जिसका जैविक नियंत्रण लेडी बर्ड बीटल, कॉक्सिनेला, सप्टम पंकेटा के
कॉक्सिनेला सप्टम पंकेटा नामक परभक्षी कीट के द्वारा किया जाता है। सरसों एवं मसालों का प्रमुख कीट है एफिडियम मोइला, जिसे चैंपा भी कहते हैं, जिसका जैविक नियंत्रण लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनेला सप्टम पंकेटा परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। कपास एवं सब्जियों के रस चूसने वाले कीट जैसे सफ़ेद मक्खी जैसी, जिसे हरा तेला कहते हैं, एवं थ्रिप्स का जैविक नियंत्रण क्राइसोपरला कार्निया ग्रीन लेसविंग नामक परभक्षी कीट के द्वारा किया जाता है। अगला कीट है परिजीवी कीट। विशेष प्रकार का परजीवी कीट होता है जो मुख्य फसल से संबंधित नाशी कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र की एक अवस्था पूर्ण करता है तथा व्यस्त होने पर संबंधित नाशी कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले मुख्यतः परिजीवी कीट हाइमेनोप्टेरा गण से संबंध रखते हैं। तो जैविक नियंत्रण में काम आने वाले प्रमुख परिजीवी कीट है फलीछेदक, फसल है चना। परिजीवी कीट है कैम्पोलेटिस क्लोरिडी, रोकथाम अवस्था है लार्वा। अगला कीट है तनाछेदक, फसल है मक्का। परिजीवी कीट है कोटेशिया फ्लेवस और रोकथाम अवस्था है लार्वा। अगली कीट है तनाछेदक, फसल है धान और परिजीवी कीट है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, लार्वा और रोकथाम अवस्था है अंडा। अगला है डोडे की लट्टें, फसल है कपास और परिजीवी कीट है ट्राइकोग्रामा किलोनिस और रोकथाम अवस्था अंडा। अगला कीट है तनाछेदक, फसल है गन्ना और परिजीवी कीट है ट्राइकोग्रामा किलोनिस और रोकथाम अवस्था है अंडा। अगला है कीट है उपरिभेदक, फसल है गन्ना और परिजीवी कीट है आइसोटिमा जावेनेसिस और रोकथाम अवस्था है लार्वा। अगला कीट है पायरिला और फसल है गन्ना और परिजीवी कीट है एफिरिकेनिया मेलालोनेका और रोकथाम अवस्था है निम्फ। अगला कीट है धब्बेदार सुंडी और फसल है कपास और परिजीवी कीट है ब्रेकन हेवेटर और रोकथाम अवस्था है निम्फ। अगला कीट है सफ़ेद मक्खी और फसल है सब्जियां और परिजीवी कीट है एनाकार्सिया फॉर्मोसा और रोकथाम अवस्था है निम्फ। अगला कीट है सेंजोस स्केल, फसल है सेव और परिजीवी कीट है एनकार्सिया परनिसियोसी और रोकथाम अवस्था है निम्फ। अगला कीट है वुली एफिड और फसल है सेव, परिजीवी कीट है अफेलिनस मेली और रोकथाम अवस्था है निम्फ। अगला है कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण। कीटों का सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स द्वारा जैविक नियंत्रण। नाशी कीटों का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि एवं इनके से उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबाइल कंट्रोल कहलाता है। माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द स्टर्नर हेंस ने 1949 में सर्वप्रथम दिया। तो कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण। नाशी कीटों का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि एवं इनके से उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। तो माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द स्टर्न हेंस ने 1949 में सर्वप्रथम दिया। तो माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द किसने दिया? तो स्टर्न हेंस ने 1949 में दिया। माइक्रोबियल कंट्रोल में काम में आने वाले सूक्ष्म जीव निम्न हैं। पहला है विषाणु, जिसे एनपीवी, जीवाणु या बैसिलस थुरेंजियस, फफूंद जैसे बवेरिया बेसियाना, हिस्टुटेला और वर्टिसेलियम वे मेटाराइजियम एनिसोफ्ली सफ़ेद लट के भ्रंग के लिए। और ईपीएन ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों में व्याधि पैदा करके मारने में काम आते हैं। वे निमोटेड, एंटोमा, फोटेनिक निमेटोड ईपीएन कहलाते हैं, जैसे DD 136 मिक्सर, ग्रीन ब्लैक कमांडो। यह सूत्रकृमि जीवाणु का संयोजन है जो कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण जैविक कारक। पहला है ट्राइकोग्रामा। यह हाइमेनोप्टेरा गण का एक अंडपरजीवी सूक्ष्म जीव कीट है जो लेपिडोप्टेरा गण के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लट्टें, चने की लट्टें, गन्ना व धान आदि के तनाछेदक कीटों के अंडे में अपने अंडे देता है, इसलिए इसे अंडा परजीवी भी कहते हैं। इसकी विभिन्न प्रजातियां जो अलग अलग फसलों के कीटों में प्रभावी है, जैसे गन्ने एवं कपास के कीटों के लिए
ट्राइकोग्रामा किलोनिस व धान तथा धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोग्रामा जापानिकम। ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग 16,000 से 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। धान का स्लब कीट कोर्साइरा सेफोलिनिका एक पोषी कीट है तथा इसके अंडों पर इस परजीवी कीट को पाला जाता है। 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की स्ट्रिप लगाना चाहिए। ट्राइकोकार्ड पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट के 16,000 से 20,000 अंडों को एक कार्ड 15 × 7.5 सेमी साइज में रखा जाता है, जिसे ट्राइकोकार्ड कहते हैं। अगला पॉइंट है ट्राइकोडर्मा। अगला है ट्राइकोडर्मा। ये एक प्रकार की लाभदायी कवक है जो पौधों से रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक फफूंद या कवकों का भक्षण करती है। इसका पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान है। ये चने के विल्ट एवं मूंगफली की कॉलर रोट व्याधि को रोकथाम के लिए प्रभावी जैविक फफूंदनाशी। इसकी 2 प्रजातियां प्रमुख है, ट्राइकोडर्मा विरिडी एवं ट्राइकोडर्मा अर्जेनम। एनपीवी घोल यह विषाणु या वायरस का घोल है जो लेप्टिडोरेटा गण के लट्टों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम लेते हैं। एनपीवी का प्रयोग 250 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर करते हैं। एलई लार्वा समतुल्य 250 से 500 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर करते हैं। बेसिलस तुरेंजियस बीटी यह जीवाणु या बैक्टीरिया का घोल है जो लेप्टिडोरेटा गण के लट्टों को मारने के लिए चना, कपास अन्य फसलों में काम लेते हैं। ये मार्केट में डाइपेल, हाल्ट, बोयोबिट व जेवलिन की व्यापारिक नाम से मिलता है। तो बीटी किस नाम से मिलता है? डाइपेल, हाल्ट, बोयोबिट, जेवलिन। बीटी की मात्रा 0.5 से 1.0 लीटर रखी जाती है। एनपीवी एवं बीटी उदर विष हैं। एनपीवी एवं बीटी दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय किया जाता है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस यह कवकों एवं सूत्रकृमियों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अगला है बेसिलस सबैटिलिस। बेसिलस सबैटिलिस यह कवकों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है बैक्टीरियोफेज। ऐसे विषाणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले अन्य उपकरण, पहला है फांस या ट्रैप उपकरण। इसमें पहला है प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप। ये रात्रिचर कीटों जैसे कपास एवं चने की लट्टों के वयस्क एवं सफ़ेद लट के वयस्क भृंग बीटल को रात्रि में प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकर्षित कर नष्ट करने में काम लेते हैं। प्रकाश फांस में सफ़ेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। अगला है फेरोमोन ट्रैप। ये मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो नर कीटों को आकर्षित करने में के लिए काम में लिया जाता है। तो फेरोमोन ट्रैप ये मुख्यतः किससे हैं? तो मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो नर कीटों को क्या करता है? आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रमुख फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप संबंधित कीट और फसल। फेरोमोन ट्रैप है गोसिफ्लूर, संबंधित कीट है गुलाबी सुंडी और फसल है कपास। अगला है हेलीलूर, फसल है संबंधित कीट है फलीछेदक और फसल है चना। अगला फेरोमोन ट्रैप है ग्रैंडलूर और संबंधित कीट है बेलविविल और फसल है कपास। अगला फेरोमोन ट्रैप है एनिसोल, संबंधित कीट है सफ़ेद लट और फसल है मूंगफली और बाजरा। अगला फेरोमोन ट्रैप है हेक्सालूर, संबंधित कीट है गुलाबी सुंडी और फसल है कपास। अगला है पीला चिपचिपा फांस। पॉलीहाउस एवं मसाले वाली फसलों में सफ़ेद मक्खी व महू की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। तो पॉलीहाउस एवं मसाले वाली फसलों में सफ़ेद मक्खी व महू की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में क्या लेते हैं? तो पीला चिपचिपा फांस, येलो स्टिक ट्रैप, नीला चिपचिपा फांस, ब्लू स्टिकी ट्रैप। पॉलीहाउस में परजीवी की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम क्या लेते हैं? तो नीला चिपचिपा फांस। अब हमारा अगला पॉइंट है कीटों का रासायनिक नियंत्रण। कार्बनिक कीटनाशकों का वर्गीकरण। इसमें पहला है ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी वर्ग। ये कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम समूह है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी है। पहला है डीडीटी। ये विश्व का खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी था जिसके
कीटनाशी गुण की खोज 1939 में पॉल मुलर नामक। तो डीडीटी की खोज किसने की? 1939 में पॉल मुलर नामक वैज्ञानिक ने की। ये सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छर को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में प्रयुक्त हुआ। वर्ष 1941 में कृषि में फसलों के कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग किया गया। तो कृषि के क्षेत्र में 1941 में डीडीटी का उपयोग हुआ। इस कीटनाशक अपघटन धीरे धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में यूएसए में सर्वप्रथम प्रतिबंधित हुआ तथा भारत में वर्ष 1999 में कृषि में प्रयोग लाना प्रतिबंधित हुआ। लेकिन घरेलू कीट या मक्खी मच्छर नियंत्रण है तो अभी भी प्रयुक्त हो रहा है। अगला है बीएचसी। इस समूह का दूसरा कीटनाशी था जिसका प्रयोग भारत में प्रतिबंधित हुआ। तीसरा है एंडोसल्फान। मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषित के कारण वर्ष 2013 में भारत में प्रतिबंधित हुआ। अगला चौथा है डाइकोफॉल या कैल्थेन। ये 18.5 ऐसी कीटनाशक के साथ वरुति या मकड़ी नाशक मिट्टीसाइड का भी क्या करता है? काम करता है। अगला है ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशियों में सबसे ज़्यादा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के हैं। तो इसमें पहला है डाइक्लोरवास DDVP 76। बाजार में ये वेपन के नाम से उपलब्ध है। तो डाइक्लोरवास किसके नाम से? तो बाजार में वेपन के नाम से उपलब्ध है। ये फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए प्रभावी है तथा अत्यधिक पर्यावरण के प्रति नुकसानदायी होने के कारण भारत में शीघ्र ही प्रतिबंधित होने वाला है। अगला है डाइमिथोएट 30cc। ये बाजार में रोगोर के नाम से उपलब्ध है। ये रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी है। अगला है एसिफेट 75 SP। ये कीटनाशक रस चूसने वाले कीटों जैसे मिर्च प्याज का थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रभावी है। अगला है मोनोक्रोटोफॉस 36 SL। ये कीटनाशी सब्जियों में प्रतिबंधित है लेकिन फसलों के कीट नियंत्रण में अभी भी काम में लिया जा रहा है। अगला है फोरेट 10G। ये मार्केट में थीमेट के नाम से उपलब्ध है। ये दानेदार कीटनाशी जो विभिन्न फसलों के तनाछेदक कीट एवं मृदा में रहने वाले कीट जैसे सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। अगला है क्लोरपाइरिफॉस 20cc। ये मुख्यतः गेहूं व चना में दीमक नियंत्रण के लिए 4.5 ml प्रति kg बीजोपचार के लिए प्रभावी है तथा खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण के लिए 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई में पानी के साथ देवें। अगला है क्विनालफॉस 25cc। ये मूंगफली व बाजरे में सफ़ेद लट की रोकथाम में काम लिया जाता है। तो क्विनालफॉस 25cc किस में काम लिया जाता है? तो खरीफ फसलों मूंगफली व बाजरे में सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए। अगला है मेलाथियान 50cc। ये सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए इसके कीटनाशी समूह में सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए इस कीटनाशी समूह सबसे सुरक्षित किसे माना जाता है? तो मेलाथियोन 25cc। ये बाजार में 5% डस्ट या पाउडर के रूप में उपलब्ध है। तो मेलाथियान बाजार में किसे हैं? तो 5% डस्ट के रूप में उपलब्ध है। अगला है मिथाइल फेराथियान। ये 2% डस्ट या पाउडर। ये कातरा व फड़का की रोकथाम के लिए खरीफ की फसलों पर भुरकाव के लिए प्रयुक्त होती है। तो कातरा व फड़का की रोकथाम के लिए क्या प्रयुक्त होती है? तो मिथाइल फेराथियान 2% डस्ट। अगला है मिथाइल डेमेटोन। ये सरसों के एफिड की रोकथाम के लिए प्रभावी है। तो सरसों के एफिड की रोकथाम के लिए कौन सा प्रभावी कीटनाशी है? तो मिथाइल डेमेटोन। यह था हमारा दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह है। तीसरा है कार्बेमेट कीटनाशी समूह है। कार्बेरिल 75WP। कार्बेरिल 75WP ये इस समूह का प्रथम कीटनाशक था जो मार्केट में सेविन के नाम से उपलब्ध है। तो कार्बेरिल 75WP मार्केट में किस नाम से है? तो सेविन के नाम से। अगला है कार्बोफ्यूरान 3G। अगला कौन सा है? कार्बोफ्यूरान 3G। यह बाजार में फ्यूराडोन के नाम से उपलब्ध है जो कीटनाशी गण के सबसे अच्छा सूत्रकृमिनाशक भी है। तो कार्बोफ्यूरान 3G ये बाजार में फ्यूराडोन के नाम से उपलब्ध है जो कीटनाशी गुण के साथ अच्छा सूत्रकृमिनाशक भी है। अगला है एल्डिकार्ब। ये बाजार में टेमिक के नाम से फसलों को बीजोपचार करने के लिए उपलब्ध है। एल्डिकार्ब टेमिक। अगला है नियोनिकोटिनाइड समूह है। इसमें पहला है इमिडाक्लोरोपिड। इसका व्यापारी नाम है कॉन्फिडोर या गांचो। कॉन्फिडोर या गांचो ये कीटनाशी रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, एफिड व थ्रिप्स की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है और इसकी मात्रा छिड़काव हेतु 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में बीजोपचार हेतु 0.6 ग्राम प्रति किलो बीज। अगला है थियोमेथाजाम
एकटारा या क्रूजर ये सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। अगला है एसेटामाप्रिड या प्राइड, ये रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रभावी है। अगला है क्लेथियोनिडिन कल्च या डेंटासू, ये कीटनाशी बाजरा व मूंगफली में सफ़ेद लट नियंत्रण हेतु बीजोपचार के लिए बहुत ही प्रभावी है। अगला है फिनाइल पायरोजोल, ये इसका वेपन इसमें फ्रीफ्रोनिल या रिजेंट तनाछेदक एवं दीमक नियंत्रण हेतु बहुत ही प्रभावी कीटनाशी है। इसकी मात्रा गेहूं में दीमक नियंत्रण हेतु 5 से 6 ml प्रति केजी सीड एवं चने में दीमक नियंत्रण हेतु 0.5 ml प्रति केजी सीड काम में लेते हैं। अगला है पादपों से प्राप्त कीटनाशी, तो एजाडिरेक्टिन नीम के बीजों से प्राप्त कीटनाशी है। पायरेथ्रम या गुलदादी के सूखे फूलों से प्राप्त कीटनाशी है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी है। रोटेनेन लेग्यूम पौधा डेरिस स्पीशीज की जड़ों से प्राप्त कीटनाशी है। अन्य पौधे से प्राप्त होने वाले कीटनाशी जैसे साबाडीला बीजों से प्राप्त धरक एवं करंज के बीजों एवं पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी है। साबाडीला बीजों से प्राप्त धरक एवं करंज के बीजों एवं पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी, इसमें पहला है स्पाइनोसेड या ट्रेसर और दूसरा है एबामेक्टिन, जिसका बाजार में नाम है वर्टिमेक, और स्पाइनोसेड का ट्रेसर, ये दोनों ही सोयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी है। अगला है अंतःप्रवाही कीटनाशी, इसमें पहला है इमेडाक्लोप्रिड या कॉन्फिडोर, थियोमेथाजाम एक्टेरा या क्रूजर, और अंतःप्रवाही में तीसरा है एसेटामाप्रिड या प्राइड, और चौथा है डाइमिथोएट या रोगोर। अगला है मोनोक्रोटोफॉस या नुआक्रोन, और अगला है एसिफेट या एसेटोफ। अगला है ऑक्सीडेमोटेन मिथाइल या मेटासिस्टोक्स आर। अगला है फोरेट या थिमेट अर्ध अंतःप्रवाही। तो संपर्क कीटनाशी में पहला है क्विनालफॉस या एकालक्स, दूसरा है क्लोरीफाइरोस या धनुष बाण या डर्मेट। क्विनालफॉस, एकालक्स, क्लोरोफाइरिफॉस, धनुष बाण या डर्मेट। डाइकोरवास या वेपन, ये धूमक या वाष्पशील कीटनाशी है। डाइकोरवास या वेपन, ये धूमक या क्या है, वाष्पशील कीटनाशी है। अगला है मेलाथियान या साइथियोन, वरुतिनाशक या मिट्टीसाइड। सब्जियों में वरुतिनाशक या मिट्टीसाइड दवा निम्न प्रकार है। पहला है डाइकोफोल कैल्थेन, इसका 18.5 EC 1.1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में। अगला है इथियोन या फोस्माइट 50 EC 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी। अगला है सल्फर या वोकाविट 80% WDG 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। अगला है प्रोपेजाइट या ओमाइट 57 EC 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी। अगला है एबामेक्टिन 1.9 EC 0.5 ml प्रति लीटर पानी। अब है भंडारण के कीट। कौन से कीट? भंडारण के कीट, अनाजों में लगने वाले भंडारण के कीट में पहला है खफरा बीटल। पहला हमारा पॉइंट कौन सा है? तो अनाजों में लगने वाले भंडारण कीट, पहला है खफरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो अनाजों में लगने वाला भंडारण कीट में हमने पहला पढ़ा है खफरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये गेहूँ जो मक्का व बाजरा में लगने वाला कीट है। अगले है छोटी इल्ली, जिसका वैज्ञानिक नाम है राइजोफर्ता डोमेनिका, ये गेहूँ जो मक्का व बाजरा में लगने वाला कीट है। तीसरा है आटे की इल्ली, इसका नाम है ट्राइबोलियम कस्टेनियम। छोटी इल्ली का नाम, वैज्ञानिक नाम तो है राइजोफर्ता डोमेनिका, और आटे की इल्ली का नाम है ट्राइबेलियम कस्टेनियम। ये गेहूँ जो आदि के आटे में बदबू आना व आटा धूसर से पीले रंग का होना इस कीट के आक्रमण की पहचान है। अगला है धान का स्लप कीट कोरसाइरा सेपोलोनिका। इस कीट के आक्रमण से बाजरा, जवार व मक्का के दानों
में रेशमी जाला पड़ जाता है तथा भंडारण के इस कीट के अंडों पर जैविक नियंत्रण में काम आने वाले कीट जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज? तो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज व क्राइसोपरला कार्निया को पाला जाता है। धान का सलभ कीट कोर्साइरा सेफोलिका, इस कीट के आक्रमण से बाजरा, ज्वार व मक्का दोनों के दानों में रेशमी जाले पड़ जाते हैं तथा भंडारण के इस कीट पर अंडों पर जैविक नियंत्रण में काम आने वाले कीट जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज व क्राइसोपरला कार्निया को पाला जाता है। अगला है दानों का सलभ, जिसका वैज्ञानिक नाम है शिटोट्रेगा सीरियलेला। शिटोट्रोगा सीरियलेला ये खड़ी फसल में व भंडारण दोनों में लगने वाला कीट है। तो शिटोट्रोगा सीरियलेला ये खड़ी फसल व भंडारण दोनों में लगने वाला कीट है। दूसरा हमारा पॉइंट है दालों में लगने वाले भंडारण के कीट। पहला है दालों का गुण, जिसे चने का धोरा कहते हैं। दालों का गुण या चने का धोरा ये कैलासुब्रुचस चाइनेसिस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है कैलासुब्रुचस चाइनेसिस। कैलासुब्रुचस चाइनेसिस भंडारण में चने के दानों पर लगने वाला प्रमुख कीट है। इसकी रोकथाम के लिए चने की दाल को सरसों व अन्य खाने योग्य तेल से उपचारित करके भंडारित करते हैं, जिससे ये कीट दालों के ऊपर अंडे नहीं दे पाता। तो दालों के गुण का इसे क्या कहते हैं? चने का धोरा कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है कैलासुब्रुचस चाइनेसिस। अगला है मूंगफली का व्रंग, इसका वैज्ञानिक नाम है कैरियोडोन सेराटस। कैरियोडोन सेराटस मूंगफली के भंडारण में दानों में लगने वाला कीट। अगला है भंडारण में कीटों का नियंत्रण। भंडारण में कीटों का नियंत्रण, पहला है सेल्फोस। पहला कौन सा है? तो है सेल्फोस और एल्यूमिनियम फास्फाइड 1 गोली 3 ग्राम। सेल्फोस एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 1 गोली 3 ग्राम। तो अब हम बात करते हैं सेल्फोस 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। सेल्फोस की 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। तो सेल्फोस 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। 3 ग्राम की 1 गोली 1 ग्राम फोस्फिन गैस रिलीज करती है। 3 ग्राम की 1 गोली 1 ग्राम फोस्फिन गैस रिलीज करती है। अनाजों का सुरक्षित भंडारण कम नमी पर करें, जैसे धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण 10 से 12% नमी पर करें। धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण कितना नमी पर है? तो 10 से 12% नमी पर करें। दालों का सुरक्षित भंडारण 8 से 10% नमी पर करें। तिलहन व मसालों का सुरक्षित भंडारण 4 से 8% नमी पर करें। तो अनाजों का सुरक्षित भंडारण या धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण 10 से 12% नमी पर है। दालों का सुरक्षित भंडारण 8 से 10% नमी पर है। तिलहन व मसालों का सुरक्षित भंडारण 6 से 8% नमी पर करें। फसलों में चूहा नियंत्रण, जिंक फॉस्फाइड 2% चूर्ण, 47 भाग आटा और 2 भाग तेल से 20 चूहा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालें। तो फसलों में चूहा नियंत्रण के लिए जिंक फॉस्फाइड 2% चूर्ण से 20 चूहा तैयार करके 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालें। अगला है ब्रोमोडियोलोन 0.005%। ब्रोमोडियोलोन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.005% के एक सिंगल डोज एंटीगुलेटे प्रति आबाद बिल डालें। यह अधिक प्रभावी चूहानाशी है। तो अधिक प्रभावी चूहानाशी कौन सा है? तो ब्रोमोडियोलोन, जिसकी 0.005% के प्रति आबाद बिल डालें। यह अधिक प्रभावी सूत्रकृमि विज्ञान या निमेटोलॉजी। अगला हमारा पॉइंट है सूत्रकृमि विज्ञान या निमेटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन व मुक्त जीवी फ्री लिविंग सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है, सूत्रकृमि विज्ञान कहलाती है। पादप परजीवी सूत्रकृमि प्लांट पार्सिसाइट नेमेटोइड्स। परिभाषा है मुख्यतः मृदा में रहने वाले ऐसे धागत सदस्य एकशेरुकी जीव जो सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वे इनका शरीर 2 समान खंडों में विभक्त होता है। वे आभासी देह हुआ पाई जाती। इन जीवों में
मुख 6 समान ओष्ठों से ढका रहता है तथा इसोफेगस त्रिज्यामिति से बना होता है। इसोफेगस त्रिज्यामिति से बना होता है एवं इन जीवों परिसंचरण तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र का अभाव होता है। सूत्रकृमि विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह है H.C. बास्टियन सूत्रकृमि के पिता, वर्ल्ड फादर ऑफ वर्ल्ड निमेटोइड्स तो है H.C. बास्टियन। विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पिता कौन है? वो है H.C. बास्टियन। भारत में सूत्रकृमि विज्ञान पिता है शेषाद्रि। कौन सा साद्रि? शेषाद्रि। निमेटोइड सूत्रकृमि पिता है शेषाद्रि। भारत में सूत्रकृमि के पिता कौन है? तो है शेषाद्रि और विश्व में H.C. बास्टियन। विश्व में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि एग्युना टिट्रिसहिता। विश्व में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन था? तो एग्युना टिट्रिसहिता, जिसको जेटी निदम द्वारा 1743 में गेहूं की फसल में खोजा गया। विश्व में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि एग्युना टिट्रिसहिता, जिसको जेटी निदम द्वारा 1743 में गेहूं की फसल में खोजा गया। भारत में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि मूलगांठ सूत्रकृमि। भारत में खोजा गया प्रथम मूलगांठ सूत्रकृमि मेलोडियोगनी स्पीशीज था, जो चाय की जड़ों में केरल राज्य में बार्बर वैज्ञानिक द्वारा 1901 में खोजा गया। भारत में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि मूलगांठ सूत्रकृमि था, जो चाय की जड़ों में केरल राज्य में बार्बर वैज्ञानिक द्वारा 1901 में खोजा गया। सब्जियों में लगने वाला सर्वाधिक नुकसानदायक सूत्रकृमि मिलोइडोगाइनी इनकोन्गेटा। ये जो मुख्यतः सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी व लेग्यूमिनस कुल की सब्जियों में होता है। सब्जियों के अलावा बागवानी फसलें जैसे अनार, अमरूद, नींबू वर्गीय फलों की जड़ों में गांठें बनाकर उगटा रोग बढ़ाता है। सूत्रकृमियों का बाह्य कंकाल क्यूटिकल का बनाता है। सूत्रकृमियों का बाह्य कंकाल किसका बनाता है? तो क्यूटिकल का। सूत्रकृमियों की क्यूटिकल संरचनात्मक प्रोटीन से बनी होती है। क्यूटिकल किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होती है, जबकि कीटों की क्यूटिकल मुख्यतः काइटिन व प्रोटीन से बनी होती है। तो सूत्रकृमियों की बाह्य कंकाल किसे बना होता है? क्यूटिकल से, और क्यूटिकल किसे बना होता है? प्रोटीन से, जबकि कीटों में क्यूटिकल मुख्यतः काइटिन में प्रोटीन से बनी होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है फसलों में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्रकृमि। पहला है एग्युना टिट्रिसाई और परपोषी पौधे या रोग हैं। गेहूं में गेंगला रोग और निदान है बुआई से पूर्व गेहूं के बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करके बोएं। पहला सूत्रकृमि कौन सा है? एग्युना टिट्रिसाई। गेहूं में गेंगला रोग, जिसे सीडीगेला या इक्रोकेला के रोग कहते हैं, इसमें निदान है बुआई से पूर्व गेहूं के बीजों में 20% नमक के घोल से उपचारित करके बोएं। अगला है एग्युना टिट्रिसाई प्लस क्लेवीबैक्टर जीवाणु। पहला था केवल एग्युना टिट्रिसाई, अगला है एग्युना टिट्रिसाई प्लस क्लेवीबैक्टर जीवाणु। गेहूं में टुंडू व सेऊ रोग करता है। एग्युना टिट्रिसाई व क्लेवीबैक्टर मिलकर कौन सा रोग करता है? तो गेहूं में टुंडू व सेऊ रोग करता है। बुआई से पूर्व गेहूं के बीजों 20% नमक को उपचारित करके बोएं। इस रोग का कारक के क्लेवीबैक्टर जीवाणु होता है, जिसका वाहक एग्युना सूत्रकृमि होता है। अगला है हेटेरोडेरा एवनी। धान्य फसलों में मोलिया रोग, फसल चक्र अपनाना, विरोधी किस्मों का चयन करना। तो हेटेरोडेरा एवनी धान्य फसलों में मोलिया रोग और फसल चक्र अपनाना, विरोधी किस्मों का चयन करना। अगला है मिलोइडोगाइनी स्पीशीज। सब्जियों व फलदार वृक्षों की जड़ों में गांठें होना। मिलोइडोगाइनी स्पीशीज सब्जियों व फलदार वृक्षों की जड़ों में गांठें होना, और इसका निदान है पेसिलियोमाइसेज
लिनेनस व ट्राइकोडर्मा फफूंद के घोल का उपयोग हजारा या गेंदा, लहसुन व प्याज की अंतरसस्यक फसल करना। अगला है टाइलेनुक्लम सेपिनिट्रांस, सिट्रस फलों का सूत्रकृमि। कार्बोफ्यूरान 15 से 20 ग्राम प्रति पौधा डालें। तो टाइलेनुक्लस सेमीपेंटास, सिट्रस फलों का सूत्रकृमि। कार्बोफ्यूरान 15 से 20 ग्राम प्रति पौधा डालें। अगला है रोटेनिकुलस रेनिफॉर्मिस, दालों या चावलों का प्रमुख सूत्रकृमि। और इस अगला है डाइटिलंकुलस एंगटस, धान का उपरा रोग। अगला है ग्लोबडेरा रोस्टोचाइनेसिस, आलू का सुनहरा सूत्रकृमि। ये सूत्रकृमि मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में आलू की फसल पर होता है। इसके निदान हेतु घरेलू संरोधन अपनाते हैं। ये थे फसलों में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्रकृमि। अब हम अध्ययन करें फफूंदनाशक एवं उपयोग। पहला है अकार्बनिक कवकनाशी। इसमें गंधयुक्त कवकनाशी, इसमें आता है सल्फेक्स और गंधक का चूर्ण। और उपयोग है छाछा या पाउडर मिल्ड रोग की रोकथाम के लिए। तो अकार्बनिक में पहला कौन सा है? गंधयुक्त कवकनाशी। गंधयुक्त कवकनाशी और फफूंदनाशक का नाम है सल्फेक्स और गंधक का चूर्ण। उपयोग है छाछा या पाउडर मिल्ड रोग की रोकथाम के लिए। अगला है कॉपर कवकनाशी। इसमें बोर्डेक्स मिश्रण, कॉपर सल्फेट अनुपात चूना और जल। कॉपर सल्फेट, चूना और जल का अनुपात है 5:5:50। कॉपर सल्फेट 5, चूना 5 और जल 50। बोर्डेक्स मिश्रण किससे बनता है? तो कॉपर सल्फेट, चूना और जल से मिलकर बना होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? तो कॉपर सल्फेट, चूना और जल, जिसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा 5, चूना की मात्रा 5 और जल की मात्रा 50। और इसका उपयोग मर्दूरोमिलासिता या डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए। अगला कॉपर कवकनाशी है बर्गेंडी मिश्रण। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा अनुपात सोडियम कार्बोनेट अनुपात जल, जिसमें कॉपर सल्फेट या नीला थोथा की मात्रा होती है 10 और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होती है 12 और जल की मात्रा होती है 50। और इसका उपयोग है नारियल के स्त्राव रोकने के लिए। पहला कौन सा है? गंधयुक्त कवकनाशी और इसका फफूंदनाशक है सल्फेक्स, गंधक का चूर्ण, छाछा या पाउडर मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए। अगला है कॉपर कवकनाशी, बोर्डेक्स मिश्रण, कॉपर सल्फेट, चूना, जल 5:5:50 और मर्दूरोमिलासिता, डाउनी मिल्ड्यू। अगला है बर्गेंडी मिश्रण, कॉपर सल्फेट, नीला तोता, सोडियम कार्बोनेट, जल 10:12:50 नारियल के स्त्राव रोकने के लिए। अगला है कॉपर पेस्ट है चौबतिया पेस्ट। यह कॉपर कार्बोनेट और रेड लेड और अलसी का तेल 8:8:10। कॉपर कार्बोनेट 8, रेड लेड 8 और अलसी का तेल 10 फफूंद जनित बीमारियों के घावों को भरने के लिए। अगला है कार्बनिक कवकनाशी संपर्क फफूंदनाशी। इसमें डाइथायोकार्बोमेट्स, इसमें फफूंदनाशक है थायरम और इसका उपयोग है बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए। बीजोपचार में 2 ग्राम प्रति केजी सीड। तो पहला कार्बनिक कवकनाशी में पहला है संपर्क फफूंदनाशी, जिसमें पहला है डाइथायोकार्बोमेट्स और फफूंदनाशक है थायरम और इसका उपयोग है बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए। बीजोपचार 2 ग्राम प्रति केजी सीड। अगला है इस डाइथायो कार्बोमेट्स में दूसरा है जेनेब, फलों के फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए। अगला है मैंकोजेब, ये फफूंद जनित बीमारियों के नियंत्रण में परिणत छिड़काव की सबसे उपयुक्त और इसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर मैंकोजेब में। अगला है ऑर्गेनो मर्क्यूरी, इसमें एग्रोजन जीएन, इसे एरेटोन और एगेलोल। इसका फफूंदनाशक कौन सा है? ऑर्गेनिक मर्क्यूरी का तो है एग्रोजन जीएन, एरेटोन और एगेलोल। भूमि में लंबे समय तक विषैला प्रभाव होने के कारण मुख्यतया बीज उपचार में काम लेते हैं एवं भूमि में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। वर्तमान में भारत में इसका प्रयोग वर्जित है। अगला है क्लोरोएल्काथियोज
और इसका फफूंदनाशक है क्रेप्टॉन। विल्ट, झड़गलन, डेफिंग ऑफ बीमारियों के नियंत्रण के लिए बीज उपचार एवं सॉइल ड्रेनेजिंग। इसका डोज देते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर। अगला है डाइनाइट्रोफिनॉल, फफूंदनाशक केराथेन या डाइनोसेप, पाउडरी मिल्ड्यू व माइट्स के नियंत्रण के लिए। दूसरा है, पहला है संपर्क फफूंदनाशक और दूसरा है दैहिक फफूंदनाशी सिस्टेमिक फंगिसाइड्स। इसमें पहला है बेंजीमिडाजोल्स, इसमें कार्बेंडिजम, बाविस्टिन। कार्बेंडिजम का क्या नाम है? बाविस्टिन। बेनोमिल, इसका नाम है बेनलेट और टापसिन एम। कार्बेंडिजम जिसे बाविस्टिन, बेनोमिल या बेनेलेट और टापसिन एम, ये क्या है? बेंजीमिडाजोल्स। इसका उपयोग है, ये फफूंदनाशक बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण में काम आता है और सभी फसलों में बीजोपचार में उपयुक्त है। अगला है कार्बोक्जेमाइड या कार्बोक्सिन, ये कंड या रोली रोग के नियंत्रण के लिए। कार्बोक्जाइड, कार्बोक्सिन, इसे वीटावेक्स के नाम से जानते हैं, ये कंड या रोली रोग के नियंत्रण के लिए। अगला है ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसे प्लांट वैक्स कहते हैं, यह भी रोली रस्ट रोग के नियंत्रण के लिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, अलेक्जेंडर स्ट्रेप्टोमाइसिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, स्ट्रेप्टोमाइसिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में खोजा गया। और टेरामाइसिन, एग्रामाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एग्रीमाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स है जो जीवाणु जनित बीमारियों के नियंत्रण में काम आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। थैंक यू।